हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू माय चैनल जुडिशरी विद रुचि। कैसे हैं आप सब? होप आप सब बहुत अच्छे हैं और प्रिपरेशंस बहुत अच्छी चल रही हैं। सो गाइस, कल हमने किया था सेक्शन नंबर 18, जिसके बारे में हमने देखा था कि कौन कौन से लोग जो है वो एडमिशन कर सकते हैं, राइट। पार्टी जो है बेसिकली पार्टीज टू द सूट। अब हम जो बात करने वाले हैं सेक्शन नंबर 19 में, वो थोड़ा एक डिफरेंट पाथ लेता है। वो एक तरीके से जनरल रूल जो है ना, आपका जनरल रूल क्या है कि भाई जो पार्टीज टू द सूट है वो एडमिशन कर सकती है, पर जनरल रूल के थोड़ा एक्सेप्शन में जाके हम पढ़ेंगे सेक्शन नंबर 19 एंड सेक्शन नंबर 20। सेक्शन नंबर 19 बात करता है आपकी स्ट्रेंजर्स टू द सूट के बारे में, कि जब स्ट्रेंजर्स टू द जो सूट है वो एडमिशन बना सकते हैं, दे मेक एडमिशन, और उनका एडमिशन कब रेलेवेंट होगा, इस चीज़ के बारे में बात कर रहा है सेक्शन नंबर 19। सेक्शन नंबर 19 को अगर आप इसे बेयर लैंग्वेज में रीड करेंगे तो इट इज़ लाइक अ लिटिल कन्फ्यूजिंग, क्योंकि आप समझ नहीं पाते हैं कि बेसिकली लैंग्वेज क्या कहना चाह रही है। तो इसके लिए सबसे अच्छा है कि हम उसका इलस्ट्रेशन लेके उसको अच्छे से समझें, ताकि हम उस सेक्शन को अच्छे से क्लियरली समझ पाए। बिफोर स्टार्टिंग एक बार बेयर लैंग्वेज रीड करते हैं, फिर उसके बाद इलस्ट्रेशन करेंगे और फिर से उससे बेयर की जो लैंग्वेज है उससे हम लिंक करके क्लैरिफाई करेंगे कि क्या है। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। प्लीज हैव योर बेयर एक्ट्स विद यू नाउ। एडमिशंस बाय पर्सन्स हुज पोजीशन मस्ट बी प्रूव्ड। एडमिशंस किसके द्वारा? उन पर्सन्स के द्वारा जिनकी पोजीशन हमें प्रूव करनी है एज अगेंस्ट द पार्टी टू द सूट। दो चीज़ों की बात हो रही है। एक तो उन पर्सन्स की बात हो रही है जिनकी कोई पोजीशन है, ठीक है, दे नॉट द पार्टी टू द सूट। एक नॉर्मल एक पर्सन है, कोई सेकंड पर्सन है, तो थर्ड पर्सन है, ठीक है। ये कोई थर्ड पर्सन है जिसकी पोजीशन के बारे में बात की जा रही है, जिसकी पोजीशन को हमें प्रूव करना है एज अगेंस्ट द पार्टी टू द सूट, अगेंस्ट द पार्टी टू द सूट, ठीक है। मतलब क्या हो गया कि हमें स्ट्रेंजर्स के एडमिशन का बताना है कि स्ट्रेंजर्स के एडमिशन जो है वो कब रेलेवेंट हो जाएंगे किसी भी प्रोसीडिंग में या सूट में, ठीक है। सो रीड करते हैं। स्टेटमेंट्स मेड बाय पर्सन्स हुज पोजीशन और लायबिलिटी इट इज़ नेसेसरी टू प्रूव एज अगेंस्ट एनी पार्टी टू द सूट। स्टेटमेंट्स मेड बाय पर्सन्स, स्टेटमेंट्स बनाई गई किन पर्सन के द्वारा, दी गई किन पर्सन के द्वारा जिनकी पोजीशन और लायबिलिटी। दो चीज़ दे रखी है, एक तो दे रखी है आपकी पोजीशन और एक दे रखी है आपकी लायबिलिटी, ठीक है। ये एक स्ट्रेंजर है पर्सन, पार्टी जो टू द सूट नहीं है, कोई स्ट्रेंजर है, कोई थर्ड पर्सन है जिसकी पोजीशन और लायबिलिटी प्रूव करनी ज़रूरी है। इट इज़ नेसेसरी टू प्रूव, इस बंदे की पोजीशन और लायबिलिटी हमें प्रूव करनी है एज अगेंस्ट द पार्टी टू द सूट आर एडमिशंस। अगर हम इन्हें अगेंस्ट द पार्टी, देखो कब हो रही है, अगेंस्ट द पार्टी टू द सूट हो रही है आर एडमिशंस। कब एडमिशंस है? हम ये बता रहे हैं कि एक स्ट्रेंजर्स की दी हुई कोई भी बात, कही हुई कोई भी स्टेटमेंट हम एडमिशन के तौर पे रेलेवेंट करेंगे कब? इफ सच स्टेटमेंट्स वुड बी रेलेवेंट एज अगेंस्ट सच पर्सन्स in relation to such position or liability in a suit brought or by or against them। उनकी स्टेटमेंट रेलेवेंट हो जाएंगी पार्टी टू द सूट में जो है, कौन हो सकता है, प्लेंटिफ हो सकता है, डिफेंडेंट हो सकता है। तो थर्ड पर्सन की जो स्टेटमेंट है वो रेलेवेंट होगी एज अगेंस्ट प्लेंटिफ और डिफेंडेंट एज द केस में बी इन रिलेशन टू सच पोजिशन। उस पोजिशन और लायबिलिटी के थ्रू, मतलब वो पोजीशन और लायबिलिटी होनी ज़रूरी है उस टाइम पे, जिस पोजीशन और लायबिलिटी में वो बैठा है, जिसमें वो बात कह रहा है, वो चीज़ ज़रूरी है उनको रेलेवेंट करने के लिए इन अ सूट ब्रॉट बाय और अगेंस्ट देम। ब्रॉट बाय और अगेंस्ट देम मतलब प्लेंटिफ और डिफेंडेंट, ठीक है। एंड इफ दे आर मेड विल्स द पर्सन मेकिंग देम, वो कब बताई जा रही है, वो स्टेटमेंट कब दी जा रही है, इफ द एडमिशंस कब किए जा रहे हैं, जब वो बंदा जो ये स्टेटमेंट दे रहा है, वो जो स्ट्रेंजर है, जो थर्ड पर्सन है, पर्सन मेकिंग द ऑक्यूपाई सच पोजीशन और इज सब्जेक्ट टू सच लायबिलिटी, उस पोजीशन को ऑक्यूपाई करता है या उस लायबिलिटी के अंडरटेक करता है, उस लायबिलिटी को वो अंडर है, ठीक है।
अब ऐसे समझ आया? तो अभी हमें कुछ क्लैरिफाई नहीं हुआ कि भाई बेसिकली क्या सेक्शन कहना चाह रहा है। तो इसी चीज़ को समझने के लिए हम इलस्ट्रेशन देखते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग इलस्ट्रेशन है, एक बार समझ में आ गया ना तो फिर कभी नहीं भूलने वाले। ठीक है, तो चलो भाई स्टार्ट करते हैं। नाउ ए अंडरटेक्स टू कलेक्ट रेंट्स फॉर बी। सिंपली जो इलस्ट्रेशन कह रही है हमें, वो ये कह रही है कि ए ने अंडरटेक किया कि वो क्या करेगा, ए जो है कलेक्ट करेगा, क्या करेगा, रेंट कलेक्ट करेगा फॉर बी। वो कह रहा है कि एक ने अपने ऊपर जिम्मेदारी ली कि भाई मैं तेरा रेंट कलेक्ट कर लेता हूँ, तो मुझे दे दे, तेरी जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं, मान लो बी की कुछ प्रॉपर्टीज़ है, ये सारी प्रॉपर्टीज़ का लेवल तू क्या कलेक्ट, मैं तेरे लिए भी यहाँ पे रेंट कलेक्ट कर लेता हूँ। उसने कहा ठीक है। नाउ अब क्या होता है, जो बी है, मान लीजिए इसमें ना हम थोड़ा इसको और मॉडिफाई करते हैं समझने के तौर पर। मान लीजिए बी आपका एम्प्लॉयर है, ठीक है, ये आपका एम्प्लॉई है, ठीक है। इसने एम्प्लॉय को किया कि हाँ भाई तू मेरा रेंट कलेक्ट कर ले, यहाँ पे इसको प्रिंसिपल और इसको एजेंट के तौर पे भी ले सकते हैं कि भाई तू मेरे बिहाफ पे रेंट कलेक्ट कर ले। नाउ बी सूज ए, बी ने अब क्या किया, बी ने सूज ए, बी ने सू किया ए को, क्यों, फॉर नॉट कलेक्टिंग रेंट ड्यू फ्रॉम सी टू बी। जो रेंट एक सी बंदा है, ठीक है, ये भी पार्टी टू द सूट नहीं है, ये सिर्फ एक टेनेंट है, टेनेंट ही तो हुआ ना, रेंट कलेक्ट करना है। तो अभी टेनेंट हुआ तो इसने बोला कि कलेक्टिंग रेंट ड्यू फ्रॉम सी, इसको बी को रेंट देना था। जो ये सी बंदा है, जो टेनेंट है, बी को उसे रेंट देना था जो कि सी का ड्यू था, ऐसा कहना है बी का। तो क्या होता है, बी सूज ए फॉर नॉट कलेक्टिंग रेंट ड्यू फ्रॉम सी टू बी। मतलब वो जो बी ने ए को सू किया कि भाई तूने सी से रेंट कलेक्ट नहीं किया। बी बोलता है कि भाई ए तूने तो सी से रेंट ही कलेक्ट नहीं किया। इस सिचुएशन में ए जो है वो डिनाई कर देता है दैट रेंट वॉज ड्यू फ्रॉम सी टू बी। तो ये कह देता है कि ए डिनाइज दैट रेंट वॉज ड्यू फ्रॉम सी टू बी। अब ए जो है, जो ये बंदा है, वो डिनाई कर देता है क्या, कि भाई मैंने तो ऐसा किया ही नहीं, रेंट तो कोई ड्यू है ही नहीं, नो रेंट इज ड्यू फ्रॉम सी। अब यहाँ पे कुछ बातें समझ में आ रही है, एक तरीके से स्टोरी से समझ में आ रही है। आपने किसी बंदे को हायर किया, आपने उससे बोला कि भाई तू मेरे भी यहाँ पे रेंट कलेक्ट कर रहा है कोई, ठीक है, आपका दोस्त है, कोई भी है, आपने किसी बंदे को हायर किया, उसने आपके भी यहाँ पे रेंट कलेक्ट करना शुरू किया। कुछ दिनों बाद आपने उसे सू कर दिया कि भाई तूने सी नामक बंदे से ना रेंट तो कलेक्ट किया ही नहीं। उस सिचुएशन में क्या हो जाएगा, अब ए ने जो है वो डिनाई कर दिया। ये यहाँ पे क्या है, पार्टी टू द सूट है, ए एंड बी आर पार्टी टू द सूट, क्योंकि सूट तो इनके बीच में ही है ना। अब क्या बात हो रही है कि यहाँ पे जो हमने बोला था पोजीशन और लायबिलिटी किस बंदे की, सी की, ये स्ट्रेंजर टू द सूट है, इसकी लायबिलिटी क्या है कि इसे रेंट पे करना है। पोजीशन क्या है इसकी, ये टेनेंट है, दो पोजीशन है ना, लायबिलिटी और पोजीशन दोनों मैंने बता दी। ये उसकी पोजीशन हो गई, ये उसकी लायबिलिटी हो गई, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो क्या, नाउ ए डिनाइज द रेंट वाज ड्यू फ्रॉम सी टू बी, ए ने डिनाई कर दिया। नाउ अब हम बात करेंगे कि सी की स्टेटमेंट क्यों रेलेवेंट हो रही है और किसके अगेंस्ट रेलेवेंट हो रही है। ए स्टेटमेंट बाय सी दैट ही ओड बी रेंट इज एन एडमिशन। अब ए से जब पूछा गया, वैसे वो पार्टी टू द सूट नहीं है, वो स्ट्रेंजर है, उसने बोला कि स्टेटमेंट बाय सी दैट ही ओड द रेंट, ही ओड द रेंट, उसने कहा कि भाई मेरा तो रेंट दिया ही नहीं। ये तो खुद ही एक्सेप्ट कर रहा है इस चीज़ को, खुद ही एडमिट कर रहा है कि हमें मैंने तो रेंट दिया ही नहीं। इस केस में जो ए, जो कि पोजीशन और लायबिलिटी होल्ड कर रहा है, इज़ नेसेसरी टू प्रूव अगेंस्ट एनी पार्टी टू द सूट। अब इन दोनों पार्टी के किसी के अगेंस्ट इस बात को प्रूव करना जाना चाहिए। कैसे कि अब इसने बोला कि हाँ भाई मेरा रेंट ड्यू है, इस, और जो है बी कह रहा है कि नो रेंट इज़ ड्यू। तो ये तो यहाँ पे डिनाई कर रहा है, बी ने डिनाई किया कि भाई ऐसा रेंट कोई भी, सॉरी ए, और यहाँ पे सी, ठीक है। तो सी ने कहा कि ही ओड द रेंट टू बी,
और ए ने कहा कि नो रेंट इज़ ड्यू फ्रॉम सी टू बी। इसका मतलब ए ने तो यहाँ पे डिनाई किया, सी ने यहाँ पे खुद ही एडमिट कर लिया कि भाई मैंने तो रेंट दिया ही नहीं, मेरी तरफ से तो रेंट ड्यू है। तो उस केस में जो सी की जो स्टेटमेंट दी जा रही है, इट इज़ अगेंस्ट द पार्टी ए के अगेंस्ट उसकी स्टेटमेंट जा रही है, उसने डिनाई किया, उसने एक्सेप्ट किया, एडमिट किया, तो वो जो स्टेटमेंट वो दे रहा है वो यहाँ एडमिशन का काम करेगी एंड इज रेलिवेंट फैक्ट एज अगेंस्ट ए, है ना, क्योंकि वो डिनाई कर रहा है। किसके अगेंस्ट जाओगे? अगेंस्ट जाने का मतलब क्या हुआ? अपोजिट जा रहा है, उससे अलग जा रहा है। अगर एक हाँ कर रहा है तो दूसरा ना कर रहा है, तो इज गोइंग अगेंस्ट द पार्टी ए इफ ए डिनाइज दैट सी डिड नॉट ओ द रेंट टू बी। सिर्फ क्लियरली इलस्ट्रेशन में कोई बात नहीं है, अगर ए ने डिनाई किया होता कि हाँ भाई रेंट ड्यू नहीं है, ठीक है, तो ये चीज़ मानी जा रही है क्योंकि सी ने तो एक्सेप्ट कर लिया, सी ने एडमिट कर लिया, ए ने रेंट के लिए एडमिशन के लिए क्या कहा कि ऐसा कोई भी रेंट ड्यू है, ठीक है। तो बेसिकली क्या हो रहा है, अब हम इसको एक बार इलस्ट्रेशन से समझते हैं। इलस्ट्रेशन को हम बैरक से रीड करते हैं। देखो, स्टेटमेंट्स मेड बाय द पर्सन हुज पोजीशन और लायबिलिटी सी की टेनेंट है, एक तरीके से उसे रेंट देना है। इट इज़ नेसेसरी टू प्रूव एज अगेंस्ट एनी पार्टी टू सूट, अगेंस्ट द पार्टी करना है। यहाँ पे ए है जो कि डिनाई कर रहा है कि हाँ भाई ऐसा कोई भी रेंट नहीं बचा, ठीक है, वो एडमिशन्स हो जाएंगी। इफ़ कब? जब सच स्टेटमेंट वुड बी रेलिवेंट एज अगेंस्ट सच पर्सन्स इन रिलेशन टू सच पोजीशन और लायबिलिटी। क्यों? क्योंकि देखो सी तो बंदा है ना जो बताएगा, सी तो एक बंदा है जो रेंट जिससे लेना था, दो वो यहाँ पे पार्टी टू द सूट नहीं है, बट वो स्ट्रेंजर है, बट उसकी जो स्टेटमेंट है क्योंकि वो एक पोजीशन और एक लायबिलिटी होल्ड कर रहा है, इसलिए वो उसके द्वारा जो स्टेटमेंट दी जा रही हैं वो एडमिशन्स का काम करेंगी अगेंस्ट द पार्टी जो कि ब्रॉड बाय दोनों में से कोई भी पार्टी हो सकती है। एंड प्लस में दे रखा है इफ़ दे आर मेड विल द पर्सन मेकिंग देम ऑक्यूपाई सच पोजीशन और सच लायबिलिटी। अगर ये बंदा सी अगर रेंट छोड़ देता, आई मीन टेनेंसी से आउट हो जाता, तो अगर ये टेनेंसी से आउट हो गया तब तो इसकी पोजीशन और लायबिलिटी कुछ बची ही नहीं, तो बात ही ख़त्म। और अगर यहाँ पे एक सिनेरियो हम ये ले लें कि ए ने जो है डिनाई नहीं किया, ए ने कहा कि हाँ भाई, उसने कहा कि हाँ भाई तूने मेरा रेंट नहीं लिया, अगर वो इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेता कि हाँ भाई रेंट नहीं लिया, तो सी की पोजीशन और लायबिलिटी की बात ही खत्म हो जाती, क्योंकि वहाँ पे खुद ही एक्सेप्ट हो जाता वो, तो एडमिशन्स अमंग द पार्टीज हो जाता। बट यहाँ पे क्योंकि सी एक थर्ड पर्सन है और वो एक पोजीशन और लायबिलिटी होल्ड कर रहा है, इसलिए उसके द्वारा जो स्टेटमेंट दी जा रही है इस प्रोसीडिंग में, इस सूट में, वो मानी जाएंगी एज एन एडमिशन। गॉट इट? क्लियर हुआ? आया समझ में? गाइस प्लीज़ अगर ना कुछ समझ में आए तो प्लीज़ आप बताइए मुझे, मैं दोबारा बताऊंगी, बहुत इजी लैंग्वेज में और आसान तरीके से समझा दूंगी। बट अब टिल नाउ सिर्फ यही कह रहा है, एंड इफ़ ए डिनाइज दैट सी डिड ओ रेंट टू बी, तो यहाँ पे ये रेलेवेंट एज अगेंस्ट ए हो जाएगा बिकॉज ही इज़ डिनाइंग, ठीक है। सो दिस वॉज सेक्शन नंबर 19 जो कि बात कर रहा है कि कब एक स्टेटमेंट जो एक थर्ड पर्सन के द्वारा दी जा रही है, हु इज़ होल्डिंग a position or a liability, ठीक है, as against the party to the suit, would be relevant as against such person, against such person in relation to such position or liability in a suit brought by or against them। किसके अगेंस्ट किया था? की। लेकिन सी इसमें पार्टी कैसे था कि सी तो बताएगा, सी ने ही तो रेंट देना था, ठीक है, तो रेलेवेंट हो गया उसके अगेंस्ट। रेलेवेंट फैक्ट कैसे हुआ? क्योंकि सी को ही देना था वो रेंट, तो इसलिए ये जो स्टेटमेंट वो दे रहा है वो रेलेवेंट फैक्ट की जो कंडीशन आ जाएगी, रेलेवेंट फैक्ट बन जाएगा, और जो फिर एडमिशन करेगा वो एडमिशन मान लिया जाएगा रेलिवेंट यहाँ पे। एंड इफ दे आर मेड विल द पर्सन मेकिंग देम ऑक्यूपाई सच पोजीशन और लायबिलिटी, वो पोजीशन को होल्ड कर रहा है जो कि वो बंदा स्टेटमेंट दे रहा है। हुआ क्लियर गाइज? आई थिंक इट्स क्लियर। बेसिकली सेक्शन 19 यही था, इसमें कुछ ज़्यादा समझने वाला नहीं है, बस थोड़ी लैंग्वेज ऐसी है कि हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि समझ नहीं पाते कि लैंग्वेज क्या कहना चाह रही है।
जब भी सेक्शन नंबर 19 पढ़े पहले इलस्ट्रेशन को पढ़े, फिर वेयर एक्ट की लैंग्वेज को पढ़े, सेक्शन नंबर 19 को पढ़े, उससे इजी हो जाएगा आपके लिए समझना। और जैसे जैसे आप इसको रीड करेंगे तो आपको उतना क्लैरिफाई भी होता जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। एक बंदा था, मैं एक बार फिर से दोबारा रिपीट कर देती हूँ। ए ने बी के बिहाफ पर रेंट लिया, ठीक है। बी ने ए को सू कर दिया कि तूने तो रेंट लिया नहीं। बी ने डिनाई कर दिया कि कोई रेंट ड्यू नहीं है। सी से जब पूछा गया, क्योंकि सी से रेंट लेना था, अब सी पार्टी टू द सूट नहीं है, स्ट्रेंजर टू द सूट है, उसने कहा कि रेंट इज ड्यू। अब यहाँ इसकी जो स्टेटमेंट है वो एडमिशन का काम करेगी, एडमिशन एज अ स्ट्रेंजर, क्योंकि और एज अगेंस्ट बी। क्यों? क्योंकि बी ने रेंट ड्यू नहीं किया था। ठीक है, आया समझ में? सी, हम इसको एक तरीके से समझ लेते हैं। एक बंदा है राहुल, उसने हायर किया राज को कि तू मेरी बिहाफ पे रेंट कलेक्ट कर। ठीक है, राज क्या है? कलेक्ट करेगा रेंट। ठीक है, उसके बाद राहुल ने राज को सू कर दिया कि तूने रेंट कलेक्ट नहीं किया। ठीक है, राज ने कहा कि भाई डिनाई कर देता है कि नो रेंट इज ड्यू फ्रॉम प्रिया। उसने कहा तूने प्रिया से रेंट नहीं लिया, तो राज ने कहा कि भाई प्रिया की तरफ से तो कोई रेंट ड्यू नहीं है। प्रिया ने कहा रेंट इज़ ड्यू, ये एडमिशन का काम करेगा। क्यों एडमिशन का काम करेगा? क्योंकि प्रिया यहाँ पे पार्टी टू द सूट नहीं है, स्ट्रेंजर है, बट बिकॉज शी इज़ होल्डिंग सच अ पोजीशन, शी इज़ होल्डिंग अ पोजीशन और लाइबिलिटी, शी इज़ अ टेनेंट, उसे रेंट पे करना है, ये उसकी पोजीशन और लाइबिलिटी है। उसके दौरान रहते उसने, जब तक वो टेनेंट थी, जब तक वो होल्ड कर रही थी उस पोजीशन को, उसने ये एडमिशन किया कि रेंट ड्यू है, तो यहाँ ये रेलेवेंट हो जाएगा राज के थ्रू। ठीक है, आया समझ में? ABCD में कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे नाम लेके आप लिख लीजिएगा, सब समझ में आ जाएगा। ठीक है, सो दिस वॉज अबाउट सेक्शन नंबर 19। मैंने बता दिया कि स्ट्रेंजर्स टू द सूट में कब एडमिशन रेलिवेंट होगा। दिस इज़ एन एक्सेप्शन टू द जनरल रूल। ठीक है, और सेकेंडली इसमें अगर कोई पार्टी, अगर मान लीजिए यहाँ पे जो राज है, अगर ये पहले ही मना नहीं करता, ये कहता कि हाँ भाई ठीक है रेंट ड्यू है, तो बात ही अलग हो जाती, फिर ये एडमिशन का प्रोसेस ही नहीं आता। बट बिकॉज हम यहाँ पे सेक्शन नंबर 19 में रेलेवेंट ही वही कर रहे हैं, वही एडमिशन की बात कर रहे हैं जो स्ट्रेंजर्स के द्वारा दिया जा रहा है और वो रेलेवेंट होगा, इसलिए हमने ये सेक्शन नंबर 19 में डाला है। ठीक है, सो दिस वॉज ऑल अबाउट द सेक्शन नंबर 19। आई थिंक इट इज़ क्लियर। सो गाइज, इफ़ यू हैव एनी डाउट टेल मी एंड प्लीज़ कीप प्रिपेयरिंग, रिवाइज करते रहिए, कुछ ना समझ में आए बताइए। Till then, please like my videos and subscribe to my channel. So it's done for today. फिर दोबारा मिलेंगे सेक्शन नंबर 20 के साथ। सेक्शन नंबर 20, 21 they are not going to take a lot of time, but they are very important, क्योंकि एडमिशन है, ये तो बेस है। उसके बाद हम जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे ना, सारी चीज़ें कनेक्ट होती जाएंगी। So please like and subscribe. Till then, bye bye, take care.